हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील एक बार फिर से आपका एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि रात के 12 बज रहे हैं और मैंने सोचा था कि आज देख ही रहे टॉपिक क्या है, रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस। तो ये आपके लिए नया जो ये मतलब कि ये जो एक नया दिन है, यानी कि 12 बज चुके हैं, तो मैं आप लोग के सामने बताना चाह रहा हूं कि आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, है ना। तो टॉपिक तो समझ में आ ही गया। आज हम किस मुद्दे पर बात करेंगे, ये संविधान, है ना। ये कैसे बना, ये कब लागू हुआ, है ना, और इसके बनने के पीछे क्या स्टोरी है, इन सब मुद्दों पर ये सारी विस्तार से बात होगी। और टॉपिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो एकेडमिक स्टूडेंट हैं ये उन लोगों के लिए तो है ही अच्छा, है ना, बहुत ही फायदेमंद है। और जो कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है ना। तो आज हम यही मुद्दा लेकर के चलेंगे आप लोगों के आगे। अच्छा, जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो उनका उद्देश्य था व्यापार करना, है ना। थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। व्यापार करने के लिए वो आए थे। धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि इन सब में आपस में किसी भी प्रकार की कोई एकता नहीं है, तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और धीरे धीरे वो मतलब व्यापारिक से साम्राज्यवादी हो गए, है ना। वे अपने साम्राज्य का, ब्रिटिश एम्पायर का एक्सटेंशन करने लगे, विस्तार करने लगे। तो धीरे धीरे करके सबसे पहले तो वो उन्होंने बंगाल में 1757 में मतलब कि प्लासी के युद्ध में, 64 वाले मतलब कि युद्ध में बंगाल को पूरी तरीके से जीत लिया। अब मतलब कि बंगाल जो कि एक हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध और सबसे मतलब कि प्रमुख राजनीतिक एक प्रांत हुआ करता था, तो उस पर उन लोगों ने अधिकार कर लिया धीरे धीरे, है। और पूरा भारत उनके कब्जे में हो गया, है ना। उसके बाद शुरू हुआ देश की आज़ादी के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई। जैसे पहली जो संगठित लड़ाई थी वो थी 1857 की लड़ाई थी, वो सभी लोग जानते हो आप लोग। उस लड़ाई में क्या हुआ था, है ना, कि जो रियासत के लोग थे, किसान लोग थे, व्यापारी थे, वो सब लोग जो है अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, है ना। ये वीडियो मैंने बना रखी है, उसको आप लोग जरूर देखें, 1857 की क्रांति, है ना। उसके बाद ये क्रांति असफल होती है, लेकिन तब भी ये क्रांति हमको जो है सिखा के जाती है कि जब तक हम संगठित मतलब कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे और हम सबका उद्देश्य एक नहीं होगा, क्योंकि इन सबका उद्देश्य अलग अलग था। एक उद्देश्य क्या, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता, हिंदुस्तान की आजादी। तो इस प्रकार से वो लड़ाई लड़ी, हमने सीखा, उससे सफलता नहीं मिली लेकिन सीखा हमने। और आगे चल करके 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और लोगों के अंदर एक मतलब कि संवैधानिक सोच पैदा होती है कि जब तक हम मतलब कि अपने अधिकारों के लिए हमको संगठित होकर के लड़ना ही होगा, है। उसके बाद 1885 में जो कांग्रेस स्थापित हुई, वो जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ना, यानी कि जो आंदोलन हो रहा है भारत की आजादी के लिए, वो उसमें अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगी, है ना, भूमिका का निर्वहन करेगी। उसके बाद हमारे देश में महात्मा गांधी जी का भी आगमन होता है ना। उसके बाद वो क्षेत्रीय आंदोलन चलाते हैं, असहयोग आंदोलन भी होता है ना, सबने अवज्ञा आंदोलन भी होता है, और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन भी होता है। और इन सभी आंदोलनों से ब्रिटिश एम्पायर को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो दिन आ गया है, वो दिन नजदीक है कि हमें अब भारत को आजाद ही करना होगा। तो ऐसे समय में हम भारतीयों के सामने भी एक चुनौती ये भी थी कि हम किस प्रकार से इस आजाद भारत में अपना संविधान बनाएंगे, कैसे उसको लागू करेंगे, कैसे इन लोगों से फॉलो कराएंगे, क्योंकि ब्रिटिश लोगों का ये मानना था कि ये जो भारतीय लोग हैं इनके अंदर कोई अकलमंदी नहीं है ना। इन लोग के ये लोग कुछ सोच नहीं सकते हैं, ये लोग कभी भी संगठित हो ही नहीं पाएंगे, है ना। तो संगठित मतलब कि ये मतलब कि बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो ये हम लोगों के सामने चुनौती थी। और किस आधार पर उन्होंने कहा कि संगठित ये नहीं हो पाएंगे, भूभाग के आधार पर, भौगोलिक आधार पर, यहाँ के रहन सहन, यहाँ की भाषा, यहाँ मतलब कि इन चीजों को देख करके
उन ब्रिटिश लोगों को लगा कि ये कभी एक नहीं हो सकते, तो चुनौती बड़ी थी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके कैसे करके हमारे देश में बहुत से ऐसे विद्वान भी हुए जिन्होंने ये संविधान बनाया, है ना। क्योंकि जब अंग्रेज हमें छोड़ करके जा रहे थे, छोड़ के जा मतलब के रहे थे, और जब उनके जाने के दौरान ना, तो हमारे देश में शासन कैसे चलेगा, उस व्यवस्था के मतलब के ही तहत ये संविधान बन करके तैयार किया गया। संविधान को बना करके तैयार किया गया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, है ना। संविधान सभा बनाई गई थी, उसके बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी प्रारूप समिति थी ना, मतलब कि जिसको कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इस प्रकार से उसने संविधान बनाया। अच्छा, ये जो संविधान बना, इस संविधान के पीछे बनने के पीछे कौन कौन से रीजन थे, वो कौन कौन से अधिनियम थे, जैसा कि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बता दिया है। मॉर्ले मिंटो सुधार, है ना, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट भी कह सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। इन सारे अधिनियम को मिलाकर के ये हमारा संविधान बनता है, उन विशेषताओं को। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे संविधान का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसको पूरा का पूरा ये हमारे भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया है, उसका नाम है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। ओके, तो उसको शामिल किया गया है इसमें, क्योंकि 1935 मतलब कहने मतलब ये कि 47 तक जब भारत को आजादी का वो चल रहा था कार्यक्रम, तो 1935 के ही आधार पर शासन चल रहा था, संविधान के आधार पर ना। तो उसके बाद ये हमारे देश में संविधान बनकर के तैयार हुआ, और इसको 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, 26 जनवरी का ही दिन क्यों तय किया गया, है ना, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। क्योंकि 31 दिसंबर सन 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, रावी नदी के तट पर, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, तो उन्होंने तय किया था कि 26 जनवरी तक हमको डोमिनियन स्टेट चाहिए, है ना। यानी कि 26 जनवरी को जो उन्होंने तय किया था कि पूर्ण स्वराज हम मनाएंगे। इसीलिए हमारे देश में जब तक भारत नहीं आजाद हुआ था, तो 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। बाद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू होती है ना। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर नोट आउट कर रखा है, आप लोग उसको देखते चले। मैं इनको जो है एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ, है ना। और देखते हैं कितना हम पहुंचते हैं आप अपनी की चर्चा में, है ना। पेन निकाल लेते हैं, स्केच पेन, और अपने काम पर लगते हैं। और आप सभी लोग जो है रजिस्टर ले लें, कॉपी ले लें, पेन ले लें, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट करते चले। ओके, तो वो तो मैंने अभी समरी बताई थी। उसके बाद हम आते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? रिपब्लिक डे, है ना, गणतंत्र दिवस। ओके, यह भारत का राष्ट्रीय पर्व है, ये तो सबको पता है ना। नेशनल फेस्टिवल है। नेशनल फेस्टिवल 3 माने गए हैं: गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, और गांधी जयंती, है ना। 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, और 15 अगस्त को, ये सब चीजें हैं। ये हमारे राष्ट्रीय कि नेशनल फेस्टिवल है ना, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। अच्छा, अब इधर आते हैं। इसी दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935, या इसको हम कह सकते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू हुआ, जो कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ था। इस बात को आपको नहीं भूलना है। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को हटा करके हमारे देश में इस संविधान को लागू किया गया है। ओके, पूरा शामिल कर लिया गया था हमारे देश के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, और ये समय याद कर लेंगे, सभी लोग लिख लेंगे, जो बच्चे जिनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे तो लिख लेंगे, है ना। लेकिन बचपन से पढ़ आए हो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो याद रहता है। ओके, इसके बाद इसे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, इसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर के तैयार हुआ। और कब इसको एक्सेप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को, है ना, 26 नवंबर 1949 को। और इसीलिए
26 नवंबर को ही प्रतिवर्ष जो है संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये आप लोग जरूर, अभी मैं बता रहा हूं, अभी सब उसमें पॉइंट्स आएंगे अभी। ओके, स्वीकार किया गया 1930 में 26 जनवरी को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। ओके, इसीलिए 26 जनवरी का दिन चुना गया है ना। तो ये तो हुआ, लिखना क्या है इसमें, 1935 का अधिनियम शामिल हुआ था, कितने समय बन के तैयार हुआ, इसको कब स्वीकार किया गया, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, लिख लेना है। ओके, अब इनमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है ना, जो कि फैक्ट हैं, जो कि एग्जाम में, मतलब एग्जाम वगैरह में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, पहला महत्वपूर्ण तथ्य है 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन होता है रावी नदी के तट पर। और वो अधिवेशन किसका हो रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, लिखा नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको लिखते चलें। कुछ पॉइंट्स को मैंने नोट कर लिया है, उसको आप लोग लिखते चलो। ओके, और अधिवेशन होता है, और इसी अधिवेशन में ही यह तय होता है कि 26 जनवरी 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। ठीक है, यह तय किया गया था कि 26 जनवरी को हमको पूर्ण स्वराज का दर्जा सरकार मान ले, अन्यथा हम पूर्ण स्वराज ये हम मान ही लेंगे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक अल्टीमेटम था कि अगर मानते हो तो मानते हो, नहीं तो हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की घोषणा करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर। उसके बाद ये हो गया स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो आपको इसमें लिख लेना है अधिवेशन कब हुआ, 1929 में हुआ था ना, रात के 12 बजे हुआ था, जब दिन बदला ना, अगला दिन शुरू हुआ, नया वर्ष शुरू हुआ। ओके, तभी तो 1930 लगा है ना। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। 19 कब तक मनाया जाता रहा, आपको जरूर याद रखना है। सन 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था, क्योंकि इस दौरान संविधान तो अपना कोई था ही नहीं ना कि रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस मनाया जाए। तो 26 जनवरी की डेट इसीलिए रखी गई थी। ये चीज हो गई। उसके बाद लिख लेना है आपको, फिर है संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1947 से अपना कार्य शुरू किया था। सच्चिदानंद सिन्हा इसको उसके प्रथम अध्यक्ष, जो कि अस्थायी थे। उसके बाद कौन बनते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस संविधान सभा ने कब से काम करना शुरू किया था, ये आप लोग को जरूर याद रखना है। वो है 9 दिसंबर 1947, है ना, 9 दिसंबर 1947, है ना, यानी कि ये आजादी के बाद की बात हो रही है। ये लिख लेंगे कब से काम करना। अच्छा, इसके बहुत सारे मेंबर थे, है ना, तो मैंने कुछ मेंबर्स को यहाँ पर लिख दिए हैं, उनके नाम जो है यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। है अंबेडकर है, डॉक्टर मतलब कि भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद मुख्य सदस्य थे। किसके, इस पूरी संविधान सभा के। अच्छा, संविधान को बनाने के लिए क्योंकि एक बड़ा काम था ना, तो बड़ा काम था तो ज्यादा लोगों की जरूरतें भी थी, तो इसीलिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी। लिख लेंगे, कुल 22 समितियां बनाई जाती हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, प्रारूप समिति है। ओके, प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। उसके बाद प्रतिवर्ष हमारे देश में, जैसे कि मैंने बताया था कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, आज ही मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है ना। और राष्ट्रपति द्वारा इस दिन लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है। इसमें आप लोगों को अंतर जान लेना है, स्वतंत्रता दिवस को कौन करता है ध्वजारोहण, और गणतंत्र दिवस पर कौन ध्वजारोहण करता है, ये कंफ्यूजन कभी ना पालिएगा। गणतंत्र दिवस पर जो है भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं, जो कि पहले से बंधा होता है, बस उसको खींचना होता है और पुष्प वर्षा होती है। ओके, और
उसके बाद स्वतंत्रता दिवस में, यानी कि मतलब कि 15 अगस्त को कौन करता है ध्वजारोहण? वो करते हैं देश के कौन? प्रधानमंत्री करते हैं। उसमें क्या होता है कि ध्वज को नीचे मतलब कि ऊपर की ओर खींचा जाता है, नीचे होता है बस उसको ऐसे ऐसे खींचे जाते हैं, बस ऊपर की ओर चढ़ता जाता है, यानी कि आजादी का प्रतीक, कैसे हमने आजादी पाई है ना। तो कंफ्यूज मत होना, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री। यही चीज राज्य में भी होगी। राज्य में राज्यपाल जो है गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेगा ना। उसके बाद 15 अगस्त को राज्य में कौन करेगा ध्वजारोहण? वो करेगा मुख्यमंत्री करेगा, है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हो गया, नई दिल्ली पर ध्वजारोहण होता है। उसके बाद सबसे अधिक, इसके बाद एक हमारे देश में चलन रहा है, परंपरा रही है कि जब हमारे देश में गणतंत्र दिवस होता है तो हम किसी दूसरे देश के किसी खास व्यक्ति को, किसी दूसरे देश के किसी अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को अपने देश में इनवाइट करते हैं, अपने देश में इनवाइट करते हैं ना। और वो आते भी हैं और परेड का आनंद लेते हैं और जानते भी हैं कि देश कितनी मजबूती में है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे अतिथि बुलाए जाते हैं, लेकिन अब की बार किसी भी अतिथि को इनवाइट नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए कोविड प्रोटोकॉल की वजह से। ओके, ये बात हुई। अच्छा, हमारे देश में सबसे पहले वो ये एक फैक्ट है कि सबसे पहले किस व्यक्ति को अतिथि बनाया गया था हमारे देश में? गणतंत्र दिवस में सबसे पहले किसको बुलाया गया था, किस सन में बुलाया गया था? इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो थे डॉक्टर सुकर्णो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। उनको बुलाया गया था। वो कहाँ के थे? इंडोनेशिया के। सन 1950 में उनको इनवाइट किया गया था। पहले अतिथि हैं ये हमारे देश के गणतंत्र दिवस के, है ना। उसके बाद अलग अलग समय पर बहुत सारे बुलाए गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ लिख दिए हैं। जैसे सबसे अधिक अतिथि जो थे सन 2018 के गणतंत्र दिवस में आमंत्रित किए गए थे, जो कि आसियान, कई 10 देशों का एक संगठन है जिसमें 10 देश हैं। उनके सभी मतलब कि उन देशों के सभी मुख्य लोगों को इनवाइट किया गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कभी भी आप लोगों कि सबसे अधिक अतिथि जो है किस वर्ष बुलाए गए थे, किस गणतंत्र दिवस पर? तो वह है सन 2018 के गणतंत्र दिवस पर। और जैसे अमेरिका एक प्रभावशाली देश है, तो बराक ओबामा भी हमारे देश में आ चुके हैं सन 2015 में, जिनका पूरा नाम है बराक हुसैन ओबामा। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति हैं, जो कि व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति ये सन 2007 में हमारे देश में आए थे। और स्वयं महारानी एलिजाबेथ सेकेंड 1961 में हमारे देश में इनवाइट हुई थी, वो आई थी, है ना। वो पहला व्यक्ति। अच्छा, पाकिस्तान से भी हमारे देश में लोग आए हैं ना। सन 1955 में गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, गवर्नर जनरल थे, इनको इनवाइट किया गया। 1955 ये ऐसा पहला मौका है जब हमारे देश में राजपथ पर परेड हुई थी। ध्यान रखना है आप लोगों को। 1950 में नहीं हुई थी, इरविन स्टेडियम में ही ये सारा कार्यक्रम मनाया गया था, पहला वाला 1950 वाला गणतंत्र दिवस समारोह ना, वो इरविन स्टेडियम में। उसके बाद 1955 में 1955 में पहली बार परेड का आयोजन हुआ। परेड में जल सेना, थल सेना, है ना, और वायुसेना जो है अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, परेड करते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं, कई राज्यों से जो आते हैं वो अपनी झांकियां प्रस्तुत करते हैं ना। तो कई प्रकार के चीजें वहां पर उस दौरान दिखाई जाती हैं और गजब का उत्साह उस समय देखने को मिलता है लोगों में, है ना। उसके बाद ये चीज आप लोगों ने ये सारे फैक्ट जरूर लिख लें, है ना। और संविधान की जहां तक बात आती है, पूरा वीडियो जरूर देखें, बहुत मजेदार है। तो ये तो मैंने आप लोग को बता दिया फैक्ट क्या क्या है ना। और जहां तक संविधान की बात आती है, जो कि किताब है पूरी की पूरी, ये कई देशों की संवैधानिक विशेषताओं का एक मिश्रण है।
यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है जिसको लिखा गया है ना। और किसने लिखा बताते हैं अभी आप लोगों को हम। तो समय देख ही रहो कितने समय बन करके तैयार हुआ, तो लिखने में भी तो समय लगेगा ही ना। तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद अब मुद्दे पर हम आते हैं कि संविधान के भाग कौन कौन से हैं। संविधान के बहुत सारे भाग हैं। संविधान के कौन कौन से अंग हैं। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो इसकी प्रस्तावना है ना। प्रस्तावना किसी भी पुस्तक का वह भाग होती है जो उस किताब का या उस पुस्तक की कह सकते हो आत्मा होती है। आत्मा होती है जिसको पढ़ करके हम जान सकते हैं कि अंदर के पृष्ठों पर ऐसा क्या होगा, क्या लिखा होगा ना। तो प्रस्तावना मायने रखती है जिससे हमारी जो विचार हैं, नैतिकताएं हैं, है ना, जो कैरेक्टर है हमारा, उस प्रस्तावना से ही जाहिर हो जाता है, या उस बुक का कैरेक्टर हमको उस बुक की प्रस्तावना से मालूम हो जाता है, प्रियम्बल से, है ना। तो प्रस्तावना सबसे मुख्य भाग है उस संविधान का। उसके बाद अनुसूचियां आती हैं, संविधान के कितने भाग हैं, अनुच्छेद कितने हैं, ये सब भी इसमें आता है ना। तो प्रस्तावना को थोड़ा हम अभी बाद में रखेंगे। अभी हम पहले बात करते हैं किस पर, संविधान के भाग कितने हैं, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है। ओके, जैसे संविधान के 22 भाग हैं, 22 भाग हैं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहीं कहीं पे ये जो है 25 भाग भी शो करता है, कहीं कहीं 25 दिखाता है, कहीं कहीं 22 दिखाता है। तो गलत नहीं है, 25 भी सही है, 22 भी सही है। 25 क्यों, 3 क्यों ज्यादा बढ़ गए, इसका रीजन है कि जैसे कोई भाग है तो उस भाग में अन्य धारा भी जोड़ दी गई है, जैसे 4A है ना, 5A। तो इस प्रकार से कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें कुछ अलग से जोड़ दिया गया है संविधान संशोधन करके। इसकी वजह से वो जो 3 धाराएं जोड़ी गई हैं, मर्ज की गई हैं, उसकी वजह से 25 भाग भी होते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना ना। तो ये 25 भाग तो है ही हैं, 22 भाग तो मैंने यहाँ लिख ही रखा है, लेकिन ये 25 भी अगर आता है एग्जाम में तो गलत नहीं होगा, है ना। ऑप्शन इन दोनों में से एक ही आता है। ओके, उसके बाद अब 22 भागों में बांटा गया है संविधान को। पहले भाग में क्या है इसके, आप इसको जान लें। ओके, संविधान के पहले भाग में है संघ और उसके क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र नंबर 1 पर है। संघ माने भारत राज्यों का संघ, उसके बारे में बताया गया है ना। राज्य, उसके भूभाग, इन सब चीजों को उसमें बयां किया गया है पहले भाग में। दूसरे भाग में देखिए, इसमें कुछ भाग ही महत्वपूर्ण हैं जो कि एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, और वो महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं वो अभी आ ही रहा है, आप लोगों को समझाता हूं। ये हो गया। दूसरे भाग में क्या है, नागरिकता की परिभाषा दी गई है कि नागरिक किसको कहा जाता है, सिटीजन किसको कहा जाता है। वो बातें संविधान के भाग 2 में आपको मिलेंगी। उसके बाद आता है मूलभूत अधिकार, या जिसको हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने अनुच्छेद भी लिख दिया है, कितने से कितने अनुच्छेद तक। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में आपके मूलभूत अधिकार हैं, या नागरिक अधिकार भी कह सकते हो आप लोग, या मौलिक अधिकार भी कह सकते हो। ओके, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, नागरिकों के अधिकार। एक्चुअल में जो मौलिक अधिकार हैं ये लिए तो गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, लेकिन ये सबसे पहले कहां पर मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई थी, वो हुई थी फ्रांसीसी क्रांति में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1789 में, है ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का। उसके बाद मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार कितने हैं, पहले 7 थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो बचते हैं 6, है ना। कानून के समक्ष समानता का अधिकार या समानता का अधिकार भी कह सकते हो, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको इन मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है। इस लास्ट वाले मौलिक अधिकार के बिना बाकी के मौलिक अधिकार
महत्वहीन हो जाते हैं, क्योंकि जो लास्ट वाला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपके बाकी के अधिकारों की रक्षा करता है ना। इस पर भी हम वीडियो सेपरेट बनाएंगे, मौलिक कर्तव्य पर भी वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे, है ना। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां कौन सी है, इसका भी वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा, अलग से बनाऊंगा, ओके, बाद में। लेकिन आज हम समझा देते हैं। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कितने अनुच्छेदों में कहां से कहां पे हुआ है, तो 12 से 35 तक आप लोग बताओगे। उसके बाद भाग 4 में क्या दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्यों को इसमें आदेशित किया जाता है, या इसको कह सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य उसे कहते हैं जो अपने राज्य की जनता या अपने भूभाग की जनता की देखरेख करे, उनके अधिकारों की रक्षा करे, है ना, उनकी जरूरतों को पूरा करे, असहायों की, निर्बलों की सहायता करे, समाज के पिछड़े हुए लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करे। कौन? राज्य करे। तो उसको लोक कल्याणकारी राज्य भी कह सकते हो, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी कह सकते हो, जिनका उल्लेख हुआ है अनुच्छेद 36 से 51 तक में हुआ है। ओके, अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका उल्लेख हुआ है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य, बहुत पूछा जाता है ना, जिसका उल्लेख हुआ है अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 तो ये है ही है राज्य के निर्देशक तत्व, उसके बाद 4A कर दिया गया है, यानी कि एक बढ़ा, 22 में से एक बढ़ा तो 23 हो गए ना। 4A है, एक 4A, एक 4 था, एक 4A है, 4A। तो मौलिक कर्तव्य ये लिए गए हैं आपके रूस के संविधान से लिए गए हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 51A में हुआ है। मौलिक कर्तव्य जो है पहले 10 थे, अब 11 हो गए हैं। 11वां कौन सा है कि माँ बाप या अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 तक के बाल्य को अनिवार्य और मतलब कि नैतिक शिक्षा जरूर दिलाए। 6 से 14 वर्ष याद रखना है, 7 से 14 नहीं होता है, तो 6 से 14 वर्ष ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। पहला मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगान का सम्मान करना, संविधान का सम्मान करना, है ना। ऐसे बहुत सारे मौलिक कर्तव्य हैं, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम पूछे जाते हैं ना। क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे आप लोगों के लिए, सहूलियत के लिए। ओके, उसके बाद कर्तव्य, उसके बाद है छठा भाग में क्या है, राज्य। राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्य क्या है, राज्य कितने, क्या कैसे ना, उस बारे में बताया गया कि 7वें में संशोधन द्वारा निर्सित 7वां, है ना, ये दिया गया है। 8वें में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों को दर्शाया गया है। 9वें में क्या है, पंचायतों को बताया गया कि पंचायतें, जो कि पंचायत क्या है, स्थानीय स्वशासन की पहचान है ये, है ना। यानी कि जो सरकारें होती हैं वो त्रिस्तरीय हैं हमारे देश में, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर पर, है ना, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद देखिए 9A हो गया ना, 9 में पंचायत है, 9A में नगर पालिकाएं हैं। तो एक और जोड़ा गया, कितना हुआ ना, 22, 23, 24 हुआ, 24 हुए ना। उसके बाद 9A में क्या है, नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाएं भी आती हैं कहाँ, ये शहरों में होती हैं, बड़े नगर, छोटे नगर, नगर पालिका, नगर निगम आता है ना, और ये सब होता कहाँ पर, ये भी आता है स्थानीय स्वशासन में आता है। पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में, नगर पालिकाएं शहरी क्षेत्रों में। ओके, इज दैट क्लियर। 10वें में क्या है, 10वें भाग में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को दर्शाया गया है, बताया गया है कि किसको कहा जाएगा। उसके बाद संघ राज्य के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ कैसा बर्ताव करे, इन दोनों के मध्य कैसा संबंध हो, इन मुद्दों पर इसमें बात की गई है ना। तो ये हुआ। उसके बाद 12वां नंबर क्या है, वित्त संबंधी, वित्त संपत्ति और वाद विवाद को इसमें जो है शामिल किया गया है। उसके बाद 12 हो गया। 13 व्यापार वाणिज्य के बारे में बताया गया है। संघ राज्य के 14वें में 14th में संघ राज्य के अधीन सेवाएं कौन कौन सी हैं। सेवाएं माने जो जगहें निकलती हैं, जो जॉब वगैरह होती हैं गवर्नमेंटेड, उन सभी सेवाओं को इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए 14 में संघ राज्य, उसके बाद 14A आ गया ना, अधिकरण। तो 22, 23,
24 एंड 25, 25 भाग हो गए ना। तो 22 तो हैं ही, लेकिन 25 भी गलत नहीं बताया जाए क्योंकि मर्ज किए गए हैं। उसके बाद 15वें में आता है निर्वाचन, जिसको हम चुनाव कहते हैं, इलेक्शन वगैरह कहते हैं। 16वें भाग में क्या है, कुछ वर्गों के लिए उपबंध है, कुछ वर्गों के लिए जो कि समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, है ना, उन लोगों को खास सुविधाएं, खास मतलब कि रियायतें देने के संबंध में विचार किया गया है इसमें। 17वें में राजभाषा का उल्लेख किया गया है भाग में, 17वें भाग में। उसके बाद आपात उपबंध, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 में आपातकालीन शक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, ना। राष्ट्रपति की दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक साधारण, एक आपातकालीन शक्तियां होती हैं। इस पर भी वीडियो बनेगा बहुत जल्दी। अनुच्छेद 352 में क्या कहा गया है कि जब देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो, देश पर बाहरी आक्रमण हो या सिविल वॉर हो जाए, गृह युद्ध हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उस दौरान जो है मंत्रिपरिषद के लिखित आदेश पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। ये पूरे देश पर भी लागू हो सकता है या देश के किसी एक हिस्से पर भी लागू हो सकता है, अनुच्छेद 352 के तहत। उसके बाद आता है अनुच्छेद 356, लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 356 में क्या है कि यदि राज्य, संबंधित राज्य का राज्यपाल यह डिक्लेयर कर दे या घोषित कर दे कि शासन चला पाना संभव नहीं है, व्यवस्थाएं बिगड़ गई हैं, तो राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है उस राज्य में, अनुच्छेद 356 के तहत। फिर है अनुच्छेद 360, यानी कि वित्तीय आपातकाल, है ना, ये भी लगाता है कौन, राष्ट्रपति। हालांकि आज तक वित्तीय आपातकाल लगा नहीं है, है ना। तो अनुच्छेद 352, 56 और 60 को आपको जरूर याद कर लेना, ये सब कंपटीशन वगैरह में बहुत पूछा जाता है। ओके, पहले में क्या था, बाहरी आक्रमण, दूसरे में क्या था, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, तीसरे में क्या था, वित्तीय आपातकाल। ओके, आइए, तो आप लोग को कर लेना है ना। 19वें भाग में क्या है, प्रकीर्ण के बारे में बताया गया है। 20वें भाग में संशोधन के बारे में कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है, सब लिखित में ही है। उसके बाद अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, संक्रमणकालीन विशेष उपबंध हैं। उसके बाद 22वां भाग कहता है संक्षिप्त नाम, अनुक्रमणिका भी इसको कहते हैं, जो कि सबसे लास्ट में होता है। कभी आप लोग बुक उठा करके देखेंगे तो उस पर लिखा होता है, संक्षिप्त नाम होते हैं शॉर्ट में, वो वही चीज बता रहा है। तो 395 देखिए अनुच्छेद हो गए। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को ये बता, थोड़ा यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर अपनी निगाह डालिए। अनुच्छेद 395 हैं भारतीय संविधान में। ओके, कुल 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन आपको 470 अनुच्छेद भी देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों, जैसे जिस प्रकार से ये अनुच्छेद होते हैं ना, जैसे अनुच्छेद 12, तो अनुच्छेद 12(1), अनुच्छेद 12(1)(3), तो जो मर्ज किए जाते हैं उसकी वजह से अगर पूरी काउंटिंग हो तो 470 निकलते हैं अनुच्छेद, और मोटे तौर पर 395। उसी प्रकार से अगर सारे गिने जाएं जो मर्ज हुए हैं तो ये 25 कहलाएंगे, बाकी 22 ही भाग है ना। इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को, तो समझ में आया इतना ना, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आप लोग। तो ये 22 भाग हैं, 3 को मिला दो तो 25 हो जाते हैं। अब अनुसूचियां, है ना, अनुसूचियों में भी बहुत कुछ है, धाराएं हैं उसमें। अनुसूचियां जो थी वो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो थी 8, बिल्कुल नहीं भूलना है आप लोगों को ना। 8 अनुसूचियां थी आपके संविधान में, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं हमारे वर्तमान संविधान में ना। ओके, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। उसके बाद पहली अनुसूची में क्या बताया गया है, राज्य संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, राज्यों का वर्णन किया गया है ना, उनके बारे में बताया गया है, कौन से राज्य कैसे क्या, है ना, कौन से राज्य किससे अलग होकर कौन सा राज्य बना, उन सब के बारे में बताया गया है। उसके बाद है पदाधिकारियों के वेतन, अनुसूची 2 में कहा गया है पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। पदाधिकारी कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ना, जितने भी सरकारी वो जो उच्च पदाधिकारी हैं, और मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बाकी अन्य न्यायाधीश, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इन सब का क्या कैसे वेतन होगा, ये संविधान की अनुसूची किसमें 2 में बताया गया है। शपथ क्या होती है, ये अनुसूची 3 में बताया गया है ना, कि किस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएगा, है ना। तो इन सब मुद्दों पर उसमें बात हो रखी है कि राज्यपाल किस प्रकार से मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा, है ना। तो इन सब बातों को अनुसूची 3 में शामिल किया गया है। ओके, ये देखिए यहाँ पर, है ना। उसके बाद है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से। राज्यसभा में कितनी जगहें होंगी, कितने स्थान होंगे, ये सब किया गया है तय इसमें संविधान की अनुसूची 4 में। राज्य माने जो आपके राज्य मैंने बता रखे हैं, संघ राज्य माने केंद्र शासित प्रदेश, है ना, वहां से कितने लोग मेंबर बन करके राज्यसभा में जाएंगे, ये बताया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है कि यहाँ का शासन प्रशासन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से इसको नियंत्रित किया जाएगा, ये सब बातें इसमें शामिल की गई है ना। उसके बाद अनुसूची 6 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कहा गया है। अनुसूची 6 में कहा गया है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये है कंपटीशन में विषयों का वितरण। अनुसूची 7 में बताया गया है विषयों का वितरण। विषय माने जिन पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार कानून बनाती है। विषयों को कितनी सूचियों में बांटा गया है, 3 सूचियों में बांटा गया है। केंद्र सूची जिसको संघ सूची भी कहते हैं, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। समवर्ती सूची पर दोनों ही गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कानून बनाती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद होता है तो वो किसका मान्य होगा, केंद्र सरकार का मान्य होगा कानून जो बनाया गया है। ओके, आइए आगे। तो ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारा। उसके बाद है, ये भी सबसे ज्यादा पूछा था कि किस अनुसूची में, है ना, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है जो कि मान्यता प्राप्त है। तो वो अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखें 8वीं अनुसूची। 7वीं में विषयों का बंटवारा और 8वीं में 22 भाषाएं बताई गई हैं इन अनुसूचियों में। 9वें में क्या बताया गया है, भूमि सुधार अधिनियम का विधिमान्यकरण। भूमि सुधार अधिनियम जो होता है ना, जिसमें जमींदारी जागीरदारी प्रथा भी आती है, उसके अलावा जमीन का कैसे सुधार हो, इस प्रकार से। उसके बाद आता है 10वां भी इंपॉर्टेंट, दल परिवर्तन संबंधी उपबंध। जो दल बदलू होते हैं ना, जिनकी वजह से पार्टियों की राजनीतिक छवि खराब होती है, शासन प्रशासन सही ढंग से मतलब कि नहीं चल पाता है, तो इन नेताओं के दल बदलने पर रोक लगाने के लिए ये उपबंध बनाया गया है और ये किसमें है, 10वीं अनुसूची में है। उसके बाद 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज, जिला पंचायत संबंधी उपबंध दिया गया है इसमें ना। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। ठीक, तो स्थानीय स्तर पर शासन ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में अनुसूचियों में भी दिया गया है ना, 11 और 12 में। और यहाँ पर किस में दिया गया है, राजभाषा आपातन संक्रमणकालीन शक्तियां नगर। हाँ, ये 9वें भाग में भी देखिए वही चीज है, यहाँ भी दी गई है ना, लेकिन ये भाग में आता है, ये अनुसूचियों में आता है ना। तो उसमें आपको क्या याद कर लेना है, 7वीं अनुसूची याद कर लेना है, 8वीं अनुसूची याद कर लेना है और 10वीं, है ना। इस प्रकार से ये कहा गया है इसमें। उसके बाद जो आता है, इसकी आधारभूत विशेषता क्या है, जिसके बिना संविधान किसी काम का नहीं, वो है प्रस्तावना। वो क्या है, संविधान की प्रस्तावना। ओके, प्रस्तावना।
प्रियम्बल, जिसके बिना कोई भी किताब अधूरी होती है। उस बुक का आप कैरेक्टर नहीं जान सकते हो, शुरू से लास्ट तक पढ़ डालोगे तब भी नहीं जान पाओगे। लास्ट में जाके जान पाओगे कि हाँ ये बुक क्या कहती है। अगर हम प्रस्तावना पढ़ लें तो हम शुरू में ही जान जाएंगे कहना क्या चाहती है किताब, है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं, किसी भी किताब की आत्मा कहते हैं। तो प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में कुछ शब्द ऐसे आए हैं जिनकी जो कि संविधान की विशेषता भी है। एक है संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता संपन्न का मतलब होता है कि हमारा देश संप्रभु है, संप्रभुता संपन्न है। वो किसी भी दूसरे देश के दबाव में या अंडर प्रेशर में अपनी नीतियों को निर्धारित नहीं करता है कि दूसरा देश आकर के हमारी नीतियों को बनाए और बदले। हाँ, तो इस मामले में हम स्वतंत्र हैं, प्रशासन के क्षेत्र में ना, हर क्षेत्र में। ओके, उसके बाद है समाजवादी। समाजवादी शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1976 में जो हुआ था, ये प्रस्तावना में शामिल किया गया बाद में। याद रखना है समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था का मतलब है समाज में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, वो कहलाता है समाजवाद। ओके, तो ये हमारे देश में इस संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। जरूर लिखें, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना। उसके बाद पंथ निरपेक्ष, जिसको हम धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं ना, ये भी इसी सन में जो संशोधन हुआ था 42वां प्रस्तावना में शामिल किया गया है ना। इन सबको शामिल किया गया इसमें। ओके, ये जरूर लिखें, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोकतांत्रिक ना, लोकतांत्रिक माने होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, जो कि पूरे विश्व की सबसे लोकप्रिय शासन प्रणाली है। सभी को इसमें मौका मिलता है, बहुदलीय प्रणाली भी होती है ना, और मतदान का अधिकार सबको मिलता है ना। सरकार को बनाने और बदलने का भी अधिकार जनता को होता है, ये होता है लोकतंत्र। तो ये भी हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। उसके बाद है गणराज्य, रिपब्लिक। रिपब्लिक वो होता है कि शासन का कोई भी पद आनुवंशिक नहीं है। जैसे हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो आनुवंशिक नहीं है कि उनके मतलब कि जाने के बाद उन्हीं का ही कोई सदस्य जो कि उन्हीं का है, मतलब का ही रक्त वर्ण का होगा, है ना। वो आनुवंशिकता नहीं रहेगी शासन में। जैसे मोनार्की में होता था कि राजा है, राजा के जान के खत्म होने के बाद फिर उनका बेटा राजा बनना है, उनके बाद फिर उनका बेटा। तो ये वो रिपब्लिक नहीं कहलाता है। गणतंत्र का मतलब होता है योग्यता के आधार पर मतलब कि चयन होगा, ना कि आनुवंशिकता के आधार पर चयन होगा। तो ये हमारे प्रस्तावना की विशेषता है, ये हमारे भारतीय शासन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता है। ओके, तो ये विशेषताओं को आप पांचों को विशेष तौर पर याद कर लेंगे। उसके बाद मैंने कुछ उस प्रस्तावना से ये 3 शब्द निकाले हैं। एक है एकता, अखंडता, बंधुता, जिसको भाईचारा भी कहते हैं। एकता माने यूनिटी, अखंडता माने कि टूटने ना पाए, अखंड भारत, है ना। तो इन 3 शब्दों को कहां से लिया गया? इन 3 शब्दों को लिया गया है फ्रांसीसी क्रांति से। जैसा कि मैंने बार बार कहा है, भारत का संविधान कई देशों की संवैधानिक विशेषताओं का मिश्रण है ना। तो उसी प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है कि इन शब्दों को, इन विचारों को कहां से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? फ्रांसीसी क्रांति से। तो ये होगी आधारभूत विशेषता। उसके बाद ये लिखा है कि हम इस तारीख को अपने संविधान को अंगीकृत करते हैं। उसमें डेट पड़ी हुई है, डेट पड़ी है कौन सी? 26 नवंबर 1949। किसमें? प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 की डेट पड़ी हुई है। हिंदी तिथि क्या पड़ी है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये तिथि पड़ी है। उसमें प्रस्तावना में सबसे नीचे आप देखोगे तो वहीं पर ये आपको पड़ी हुई मिलेगी। उसके बाद ये मैंने बता ही दिया है कि 395 अनुच्छेद है, और पूरी तरीके से काउंटिंग की जाए, जो मर्ज किया गया है उसको भी जोड़ा जाए, जो
तो 470 उनकी संख्या होती है। तो प्रस्तावना मैंने क्लियर कर दी, अनुसूचियां मैंने क्लियर कर दी हैं, संविधान क्लियर कर दिया है। इसके बाद मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इन सारे बिंदुओं पर मैं अलग से वीडियो आपके सामने लाऊंगा। उसके बाद संशोधन, ये भी संविधान का ही एक मुख्य भाग है। संशोधन यानी कि बदलाव करना, कानून में जो कानून है उसमें सुधार करना, नई धाराएं जोड़ना, नया कानून बनाना ना, तो उसमें आता है। हमारे देश में के संविधान में अब तक 105 बार संशोधन हुआ है, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, 105 बार संशोधन हुआ है। ओके, दिख रहा होगा, 105 बार संशोधन हुआ है और संशोधन के लिए 127 बिल लगाए जा चुके हैं, विधेयक लगाए जा चुके हैं बदलने के लिए। ओके, तो 105 बार संशोधन हो चुका है, ये भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। एक प्रश्न ये बनता है कि जो इस संविधान को भाई जो लिख करके तैयार हुआ, इसको लिखा किसने है? इस पर एक स्टोरी ये है कि जब पूरा लिख गया, रफली बन करके तैयार हुआ, कि अब ये हुआ कि इसको कौन लिखेगा, क्योंकि उस दौरान हमारे देश में प्रिंटिंग प्रेस उतनी अच्छी नहीं थी, तो लिखा कैसे जाए? तो बड़ी मुश्किलों से एक व्यक्ति मिलते हैं दिल्ली में, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मैं यहाँ लिखे देता हूँ, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, रायजादा, ये हैं, ये कैलीग्राफी होती है, सुलेखन कला के ये विशेषज्ञ थे, मतलब कैलीग्राफिस्ट थे ये, उनकी हैंडराइटिंग सबसे सुंदर मानी जाती थी। तो इन्हीं से मिलने के लिए जवाहरलाल नेहरू जाते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा काम है, संविधान लिखना है, तो आपके अंदर वो स्किल है कि अगर हो सके तो लिखा जाए। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भी खैर इस बात को जो है स्वीकार कर लेते हैं, है ना, स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद स्वीकार करने के बाद भी क्या होता है कि वो शर्त रखते हैं कि मुझे इसका तो पारितोषिक नहीं चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मेरी एक शर्त ये है कि हर पृष्ठ पर मेरा नाम होगा। और वाकई में अगर आप को कभी मौका मिलता है उसकी प्रतियां देखने में, तो उस पर लिखा होता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, है ना। तो उन्होंने ये लिखा अपने हाथों से, ये मशीन से नहीं प्रिंट किया गया है, हाथों से प्रिंट किया गया है। मतलब कि उनका सुलेखन कितना अच्छा था ना। तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने आज देखा मेरा ये कॉन्सेप्ट, है ना, जो कि पूरा फैक्टफुल था, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं है। अगर होती है, अगर आपको पता है कि यहाँ पर ये मिस्टेक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ना, सब तक पहुँचे ये। और जैसा कि रिपब्लिक डे है ही है, गणतंत्र दिवस है ही है, अब कोविड प्रोटोकॉल के तहत उसका जो है पालन भी करना है और हमको ये उत्सव भी मनाना है ना। तो सुरक्षित होकर के करना है, विद मास्क, विद सैनिटाइजर ना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।